हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2। आप सोच रहे होंगे सर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 1 जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 जिसे हम आज पढ़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। हम आपको ये डाउट भी क्लियर करेंगे और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से आपको एक एक चीज क्लियर की जाएगी। आपको लास्ट तक इस क्लास को लेना है, कोई भी मोमेंट आपको स्किप नहीं करना है और नोट्स मेकिंग हमारे साथ साथ करते रहें स्क्रीन को स्टिल करके, जिससे कि बाद में भी आप रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 में हमने क्या पढ़ाया था, उसमें हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस क्या था, हमारा वाक्य क्या था पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 1 में। जरा हम उसको देखते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 1 जिसको हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस था, हमने कल एक मूवी देखी। जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, पहले भी हम बता चुके हैं कि आपको यह पता लगाना है कि आपके हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब आप देखें, यहां पे सब्जेक्ट है हमने यानी कि वी, ऑब्जेक्ट है एक मूवी और वर्ब है देखी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्ब यानी देखना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 1 में जितने भी सेंटेंस होंगे सभी में आपको मेन वर्ब मिलेगा। आपके हिंदी वाक्य में मेन वर्ब जरूर होगा। ये यहां पे कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब, एमवी। तो इसमें आपको मेन वर्ब जरूर मिलेगा, राइट। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 के सेंटेंसेस को देखोगे तो देखिए, हमने एक एग्जांपल सेंटेंस लिया है, बॉर्डर 2 एक अच्छी मूवी थी। तो यहां पे भी हमें अपना एसओबी पता करना है। सब्जेक्ट है बॉर्डर 2 और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट है, एक अच्छी मूवी। और इसमें ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब नहीं है, इसमें ये क्या है, लिंकिंग वर्ब थी। अब जब हम इसका इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, बॉर्डर 2 वॉज ए गुड मूवी, तो एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 के वाक्य होते हैं उसमें वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की लिंकिंग वर्ब क्या है, वॉज वर, डिड नहीं है, वॉज वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 1 में प्रयोग में लाई जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या है इसमें, वॉज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। तो बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें लिंकिंग वर्ब होती हैं, मेन वर्ब नहीं होती। एक बार फिर से आप देखिए, हमने कल एक मूवी देखी तो यहां पर मेन वर्ब है, राइट। और यहां आप देखिए, यहां लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब कभी आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं लेकिन बिना मेन वर्ब के, तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और जब कभी मेन वर्ब के साथ आती है ऑक्सिलरी तो उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसमें मेन वर्ब होगा और इसमें लिंकिंग वर्ब होगा। और पास्ट इंडेफिनिट के लिंकिंग वर्ब वॉज और वर हैं। तो ये तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा शब्दों के आधार पर, यानी देख करके आप कैसे पता लगाएं। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, भाव के आधार पर क्या डिफरेंस होता है। भाव मतलब उस सेंटेंस में क्या, किस तरह की बात बयान की जाती है, क्या एक्शन होता है, क्या चीज होती है जिसको हमें समझना है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी मेन एक्शन नहीं होता, इसमें एक्शन क्या होता है, मिसिंग। इसमें हम बात कर रहे होते हैं
कि कोई चीज कैसी है, उसके स्टेज की, उसके स्टेटस की या उसकी कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। पास्ट के अंदर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये बता रहे होते हैं कि वो चीज खराब थी, अच्छी थी, है ना। किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो स्वस्थ था, बीमार था। किसी स्थान की बात कर सकते हैं, वो अच्छा था या खराब था। हम उसके स्टेटस की बात कर रहे होते हैं, उसकी कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। हमारे वाक्य में क्या नहीं होता, एक्शन नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होती। तो ये चीज है जो आपको कॉन्टेक्स्ट इसका समझना है। भाव के आधार पर हर सेंटेंस का कोई ना कोई भाव होता है, कोई ना कोई उसमें फीलिंग छुपी रहती है। जब तक आप उस सेंटेंस के बारे में थोड़ा डीपली सोचेंगे नहीं, तो ये चीजें यानी कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो हम हर सेंटेंस में, हर टॉपिक में आपको दो तरीके से पहचान करना बताते हैं। एक तो कुछ शब्दों को देख करके, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि हिंदी वाक्य में ता है, आ सकता है, और इंग्लिश सेंटेंसेज में आप डू डज देखेंगे। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इजेएमआर आ रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ, तो आप पता लगा लेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और हिंदी वाक्य है तो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो आप पता लगा लेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यानी ये तो हो गया कि हम देख करके कैसे जज करें। ये चीज थोड़ी आसान लगती है उन स्टूडेंट्स को जो थोड़ा वीक हैं, लेकिन जो थोड़ा अप लेवल स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा मेहनत करते हैं, रेगुलर हैं, तो कॉन्टेक्स्ट उनको क्लियर हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट मतलब भाव, जहां आप देख करके पता नहीं लगा पा रहे हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए ऐसी बातें की जाती हैं कि चुका है, चुकी है, ता है, ती है। ये हिंदी मीडियम में बच्चों को ये बताया जाता है। राइटर्स भी अपनी बुक्स में, जो हिंदी मीडियम के राइटर्स हैं, इन पॉइंट्स को लिखते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट वीक हैं वो भी समझ सकें कि कौन से वाक्य का कौन सा टेंस है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वहां पे ये चीज बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे हिंदी वाक्य नहीं पढ़ाया जाता, सीधे सीधे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ग्रामर, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं, तो फिर आप ये कैसे बता दोगे कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आ रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ता है, ती है आ रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप इंग्लिश मीडियम में तो ये नहीं पढ़ा सकते, लेकिन टॉपिक तो वहां भी है ना, इंग्लिश मीडियम में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट, और हिंदी मीडियम में भी है। तो हिंदी मीडियम में आप ऐसे बता देंगे कि चुका है, चुकी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में कैसे बताएंगे, क्योंकि वहां पे तो आप हिंदी यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे पता लगाते हैं? तो ये भाव जो है यानी कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों में काम करते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। यानी हमें यह समझना है कि हमारे स्टेटमेंट में अगर इंग्लिश में है, वाक्य में अगर हिंदी में है, कि भाव क्या है, किस तरह की बात की जा रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 2 के अंदर किसी भी चीज की स्थिति के बारे में बात की जाती है, उस स्टेटस या कंडीशन के बारे में बात की जाती है, लेकिन पास्ट के अंदर। जैसे वह मकान अच्छा था, मेरे चाचा जी बीमार थे, इस तरह के सेंटेंस इसमें हो सकते हैं, राइट। अब हम इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि मेन वर्ब क्या होती है इसमें, एब्सेंट, मेन वर्ब नहीं होती पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2 में। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, वॉज, वर, लेकिन हम इनको हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके यहां पे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब बोलते हैं, जब मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब एब्सेंट है तो हम इनको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो इसमें लिंकिंग वर्ब आती है वॉज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे अशोक एक महान राजा था, तो यहां पे हम अशोक वॉज ए ग्रेट किंग, वॉज का प्रयोग करेंगे। वर का यूज होता है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे माराडोना और पेले महान फुटबॉल खिलाड़ी थे, माराडोना एंड पेले वर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स। तो वर का यूज करेंगे हम जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जब नॉट के साथ इनको जोड़ा जाता है तो ये अपने कॉन्ट्रैक्शन बनाती हैं, जिनका स्पीकिंग इंग्लिश में प्रयोग होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 2 में लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, वॉज, वर। तो वॉज के साथ अगर आपने नॉट लिया तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा,
WASN, और इसके बाद आपको ये ओमिशन मार्क लेना है, इसको हम ओमिशन मार्क बोलते हैं, कॉमा नहीं ओमिशन मार्क। कॉमा तो नीचे की तरफ लगाया जाता है बॉटम लाइन पर, और ओमिशन मार्क लगाया जाता है ऊपर, ये ओमिशन मार्क है। तो यहां पे हम ओमिशन मार्क लेंगे और फिर लिखेंगे टी। अब ये ओमिशन मार्क आता कहां पर है, जहां हम अपनी स्पेलिंग में कोई लेटर हाइड कर रहे हैं, यानी यहां पे आना चाहिए था NOT, लेकिन हम O नहीं लिख रहे इसलिए ओमिशन किया। ओमिशन मतलब हमने उसको गायब किया। तो वॉज WASN ओमिशन मार्क टी। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वाजंट, वाजंट। ऐसे ही वर्ब के साथ अगर हम नॉट लगाएंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा WEREN ओमिशन मार्क टी, वरन। रिटन इंग्लिश के अंदर आपको फुल स्पेलिंग लिखनी चाहिए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अक्सर इनके कॉन्ट्रैक्शन प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी वॉजन, वरन। अब इससे होता क्या है कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं या जिनका इंग्लिश का थोड़ा बेस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो अक्सर जब कोई मूवी देखते हैं या किसी को इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं तो कई बार ऐसे शब्दों को भी वो समझ नहीं पाते हैं जो उन्होंने लिखे भी होते हैं, जिनको उन्होंने पढ़ा भी होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बड़े पैमाने पर, स्पीकिंग इंग्लिश में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्शंस का यूज होता है, यानी पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाता, पूरा वर्ड नहीं बोला जाता, बहुत सारे लेटर्स को स्किप कर देते हैं, इसलिए स्पीकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। इंग्लिश को जैसे लिखा जाता है वैसे बोला नहीं जाता, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हम हर छोटी छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे की क्लासेज में या आगे आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रहे कि सर ने हमें ये सब बताया था, राइट। तो बात ये थी कि इस टॉपिक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, वॉजन और वरन। और ये चीज ध्यान रखें, हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस टॉपिक के अंदर ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब एक से ज्यादा होती हैं, जैसे यहां पर दो हैं, वॉज और वर, तो वहां हमें यह देखना जरूरी होता है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। यह विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप जज कर पाएंगे कि हमें अपने सेंटेंस में वॉज लेना है या वर लेना है। यह सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है आप वॉज लोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है आप वर लोगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। अब देखिए यहां आपके सामने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके हैं, असर्टिव के। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव एग्जांपल ऊपर हमने देखा, बॉर्डर एक अच्छी मूवी थी, बॉर्डर 2 एक अच्छी मूवी थी, तो ये कैसा एग्जांपल है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव कौन से वाक्य होते हैं, जिनमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड होता है और ना ही उसमें कोई नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे नहीं, कभी नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं आता। तो बॉर्डर 2 एक अच्छी मूवी थी, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट बॉर्डर 2। अब बॉर्डर 2 क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, बॉर्डर 2 वॉज, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक अच्छी मूवी, अ गुड मूवी। जहां मैन वर्ब नहीं होती वहां ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैन वर्ब नहीं है। एंड फॉर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जिस हिंदी वाक्य में नहीं या कभी नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। बॉर्डर 2 एक अच्छी मूवी नहीं थी, तो बॉर्डर 2 वॉज वर, इसमें से क्या लेना है हमें, वॉज। बॉर्डर 2 वॉज नॉट अ गुड मूवी। राहुल एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, राहुल वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। आप बीमार नहीं थे, यू, अब यू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लेंगे, वर, यू वर नॉट इल। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करें, जब भी आप कोई रूल पढ़ रहे हो तो कुछ एग्जांपल लेके चला करें साथ साथ। जैसे मैं आपको हर स्ट्रक्चर के साथ 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इसको स्ट्रक्चर को सेट कैसे करोगे। ऐसे आप जब रिवीजन करते हैं तो आप भी एग्जांपल के साथ स्ट्रक्चर को समझा करें, उससे आप भूलेंगे नहीं। आप खुश नहीं थे, यू वर नॉट हैप्पी। इस तरीके से ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरोगेटिव, हमें बेसिक स्टेज में कितने टाइप के इंटरोगेटिव वाक्य पढ़ाए जाते हैं, सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं, 4। I1, I1N, I2, I2N। I1N कौन से वाक्य होते हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है, I1N
जिनमें क्या भी होता है और नहीं भी होता है। I1N का एक एग्जांपल देखें, क्या अशोक एक महान राजा था? वॉज अशोक ए ग्रेट किंग? एक और एग्जांपल देखें, क्या कपिल देव एक महान क्रिकेटर थे? वॉज कपिल देव अ ग्रेट क्रिकेटर? I1N क्या भी है और नहीं भी है। क्या गावस्कर महान खिलाड़ी नहीं थे? वॉज गावस्कर नॉट अ ग्रेट प्लेयर? क्या आप भूखे नहीं थे? वर यू नॉट हंग्री? तो क्या आना जरूरी है स्टार्टिंग में? क्या आपके हिंदी वाक्य में क्या आना जरूरी है और नहीं भी आएगा तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? I1N। I2 जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा हिंदी वाक्य में लेकिन मिडिल में। आप खुश क्यों थे? तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया? क्यों। इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना, वाई वर यू हैप्पी। मैं परेशान क्यों था? वाई वॉज आई ट्रबल्ड। और एक दो एग्जांपल देखें। अशोक एक महान राजा कैसे था? हाउ वॉज अशोक अ ग्रेट किंग। तो जब भी आप ये स्ट्रक्चर्स समझें इनके साथ सेंटेंस जरूर लें। अब I2N क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नहीं भी आएगा। आप उदास क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट अनहैप्पी। अशोक एक महान राजा क्यों नहीं था? वाई वॉज अशोक नॉट अ ग्रेट किंग। तो इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्क्रीन स्टिल करके आप ये स्ट्रक्चर जरूर नोट करें। जैसे पहले आप इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर नोट करें, उसके बाद आप ये असर्टिव स्ट्रक्चर्स नोट करें। स्ट्रक्चर्स को सही से नोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको अगर आपने सही से समझ लिया तो आपको एडिटिंग में, जंबल्ड वर्ड्स वाली एक्सरसाइजेज में और बहुत सारे टॉपिक्स में सेंटेंस मेकिंग जहां जहां होगी वहां स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। हमने आपको बताया कि इसमें मैन वर्ब नहीं होती, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसमें क्या आती हैं? लिंकिंग वर्ब, वॉज वर्ब। हमने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया, इनका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। हमने आपको डिफरेंस भी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टाइप 2 और पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 में क्या डिफरेंस है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आज की क्लास आपको कुछ सिखा पाई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।